हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी की जो बुक है, इसके कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर सेकंड में हम लोग हैं फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, और आज इस चैप्टर का जो है वो लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 5 रहने वाला है। ठीक है, तो अभी तक जो है इस चैप्टर में हम लोग फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम के बारे में हम लोगों ने शुरुआत की थी एनर्जी फ्लो से लेकर, जहां पर हमने फूड चेन, फूड वेब की बात की थी, उसके बाद एनर्जी पिरामिड्स की बात की थी, उसके बाद हम लोगों ने कुछ बायोटिक इंटरेक्शंस, बायोमैग्निफिकेशन, बायोक्यूमुलेशन क्या होता है, हमारे जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, ठीक है, वो समझी थी। उस पर भी हमने पढ़ा था कि दो तरह की साइकिल्स होती है। एक है हमारी गैशियस साइकिल्स, जो कि हमने कल के पार्ट में डिस्कस की थी, जिसमें हमने वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस किया था। और एक होती है सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है। और सेडिमेंट्री साइकिल में जो है हम लोग आज उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम दो साइकिल्स के बारे में बात करेंगे। एक रहेगी फॉस्फोरस साइकिल्स और दूसरी रहेगी सल्फर साइकिल, ठीक है। और बाकी एक टॉपिक और है, दैट इज अबाउट योर इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो उसकी भी बात हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कोर्स के बारे में पता लग सके, वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो लोग चैनल पे नए हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग भी प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि हमारा जो भी अगला वीडियो आएगा वो सबसे पहले आपको उसको अपडेट्स मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। और उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से एक चीज़ को और याद दिला देता हूँ कि इस पूरे के पूरे जो बुक है, इसका जो फुल कोर्स है, वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। ठीक है, वहां पर आपको वीडियोस के साथ साथ नोट्स एंड क्विजेस भी मिल रहे हैं, और उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उस लिंक पे जाके आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट पर ये कोर्स जो है वो अभी अवेलेबल है, और जैसे जैसे इस कोर्स पर कंटेंट ऐड होता जाएगा, चाहे वो वीडियोस ऐड हो, चाहे क्विजेज, नोट्स वगैरह ऐड होते जाएंगे, तो इस कोर्स का जो रेट है वो बढ़ेगा। अभी की डेट में अगर हम बात करें तो इस कोर्स का रेट जो है वो सिर्फ 150 रुपये है, और धीमे धीमे इस कोर्स का रेट बढ़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इसको एनरोल कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज हमें बात करनी है सेडिमेंट्री साइकिल को लेकर। ठीक है, सेडिमेंट्री साइकिल को लेकर हम बात करेंगे, और यहां पर क्या लिखा गया है कि फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सर्कुलेट बाय मींस ऑफ द सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, लेकिन हम लोग यहां पर जो बात करेंगे, हम बात करेंगे फॉस्फोरस साइकिल को लेकर, और हम बात करेंगे सल्फर साइकिल को लेकर। ठीक है, क्योंकि यही जो दो साइकिल है वो आपकी बुक में भी दी हुई है। ठीक, the element involved in the sedimentary cycle normally does not cycle through the atmosphere but follow a basic pattern of flow through erosion, sedimentation, mountain building, volcanic activity and biological transport through the excreta of marine birds। हमने ये बात की है, हमने यही चीज समझी थी कि सेडिमेंट्री साइकिल जो है वो गैशियस साइकिल से किस तरीके से अलग है। गैशियस साइकिल का मतलब क्या है कि उसका जो रिजर्वॉयर है वो क्या है, या तो एटमॉस्फेयर है या हाइड्रोस्फेयर है। और सेडिमेंट्री साइकिल का हमने बात की थी कि जो रिजर्वॉयर है वो जनरली क्या है, जो अर्थ क्रस्ट है। ठीक है, यानी कि जो रॉक्स वगैरह है उनके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं ये वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और इसीलिए ये तुरंत मतलब जल्दी से आप कह सकते हैं कि रिप्लेनिश या रिप्लेस नहीं हो पाते। ठीक, इसीलिए हमने ये बात भी समझी थी कि सेडिमेंट्री साइकिल को हम लोग जो है इम्परफेक्ट साइकिल भी कहते हैं। इम्परफेक्ट साइकिल का मतलब है कि जिस रेट में इन एलिमेंट्स का यूज हो रहा है और जिस रेट में ये रिप्लेनिश हो रहे हैं उनमें काफी ज्यादा अंतर है, यानी कि रिप्लेनिश काफी देर में हो रहे हैं और इनका यूज जो है वो एक नॉर्मल स्पीड में हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी के तहत स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली साइकिल आज की जो है दैट इज और फॉस्फोरस साइकिल। Phosphorus plays a central role in aquatic ecosystems and water quality. Unlike carbon and nitrogen, which comes primarily from the atmosphere, phosphorus occurs in large amounts as a mineral in phosphate rocks. ठीक है, phosphate के फॉर्म में पाया जाता है। phosphate is nothing but a salt of phosphorus। ठीक है, ये phosphorus का एक salt होता है जिसको बोला जाता है phosphates। ठीक, एंड एंटर्स दी साइकिल फ्रॉम इरोजन एंड माइनिंग एक्टिविटीज। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे हम बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन और कार्बन जो है वो कहां से आते थे, उनका जो मेन सोर्स था वो कहां से आ रहे थे, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस जो है वो हमारे फॉस्फेट रॉक्स में पाया जाता है जनरली एज अ मिनरल, और ये साइकिल में एंटर करता है बाय द इरोजन प्रोसेस एंड बाय द माइनिंग एक्टिविटीज। ठीक, इसके बाद आगे दिया गया है कि दिस इज अ न्यूट्रिएंट considered to be the main cause of excessive growth of rooted and free floating microscopic plants in lakes। ठीक है, कि प्लांट्स जो आपके लेक्स होते हैं, मतलब जो तालाब वगैरह होते हैं, वाटर बॉडीज होती है, वहां पर जो रूटेड प्लांट्स हैं और जो फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनको जनरली क्या बोला जाता है,
फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक, ये फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ के लिए जो मेजर आपका एलिमेंट या न्यूट्रिएंट जो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है वो क्या है, दैट इज फॉस्फोरस। ठीक है, अब यहां पर नीचे जो चीज है ये फिगर के हेल्प से समझाई गई है, ये ऑलमोस्ट वही फिगर है जो आप लोगों की बुक में भी दी गई है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस या फॉस्फेट जो है वो रॉक्स में पाया जा रहा है। ठीक, चाहे आप यहां से देखें रॉक्स में पाया जा रहा है, उसके बाद ये इस तरीके की प्रोसेस है अपलिफ्टिंग ऑफ रॉक, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं बेसिकली दिस इज अ जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, कुछ जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रही हैं, उसकी वजह से ये रॉक्स जो है इस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, देन इट बिकम्स द विदरिंग ऑफ रॉक्स, फिर वहां से ये वापस जो फॉस्फेट है वो रॉक्स में आएगा, रन ऑफ होगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा फॉस्फेट जो है वो मूव कर रहा है। और सिमिलरली आप यहां पर भी देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी फॉस्फेट है, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, और वहां से ये जो आपका डेट्रिटस फूड चेन होती है, ठीक है, जिसमें डेड एंड डीकेड के ऊपर जब इनको फीड किया जाता है तो वहां से फिर ये डेट्रीवोरस इन सॉइल्स और वहां से डिकम्पोजिशन होके भी क्या होगा, वापस से फॉस्फेट्स आ जाएगा। ठीक, यहां पर हम इसको पढ़ सकते हैं, नीचे यही सारी चीजें यहां पर लिखी गई हैं। द मेन स्टोरेज ऑफ फॉस्फोरस इज इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में है तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, सेडिमेंट्री साइकिल। इसीलिए इसकी जो साइकिल है वो सेडिमेंट्री है, क्योंकि जो मेन सोर्स है या जो मेन स्टोरेज है, रिजर्वायर है, वो क्या है, अर्थ क्रस्ट। ठीक, ऑन लैंड फॉस्फोरस इज यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। फॉस्फेट्स वही है, मैंने आपको बताया फॉस्फोरस का क्या है, सॉल्ट। ठीक, बाय द प्रोसेस ऑफ विदरिंग एंड इरोजन फॉस्फेट्स एंटर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स दैट ट्रांसपोर्ट देम टू द ओशियन। ठीक है, जब विदरिंग वगैरह होती है, क्योंकि रॉक्स वगैरह में पाया जाता है, तो जब उन रॉक्स की विदरिंग और इरोजन होता है तो जो उनके अंदर फॉस्फेट है वो कहां आ जाता है, वो नदियों में और स्ट्रीम्स में आ जाता है। ठीक है, और फिर वो नदियां और स्ट्रीम जो है ओशन में जब जाती है, पानी जब उनका ओशन में जाता है तो उसके साथ साथ, उस पानी के साथ साथ जो ये फॉस्फेट है वो भी ओशियंस में पहुंच जाता है। तो इन द ओशियन वंस द फॉस्फोरस एक्यूमुलेट्स ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल डिपॉजिट्स। ठीक है, कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि लैंड का पोर्शन होता है साइड में। ठीक है, मतलब जो आपका समुद्र है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका सी है, ठीक है, तो यहां पर जो इस तरीके का रीजन होता है इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये हमारे कुछ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होती है, सॉरी ये आप कह सकते हैं कि कुछ जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, ये कुछ जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है जो आपके ओशियन से या सीज से रिलेटेड है। ठीक, तो उसमें क्या है कि वहां पर जब ये फॉस्फोरस जो है वो इकट्ठा होता है इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल डिपॉजिट्स, और आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स जो क्रिस्टल प्लेट्स हैं वो राइज करती हैं फ्रॉम द सी फ्लोर एंड एक्सपोज द फॉस्फेट्स ऑन लैंड। और उससे क्या है कि जो फॉस्फेट्स है वो लैंड में आ जाएगा, कब, जब सी फ्लोर जो है वो राइज करेगा, क्रिस्टल प्लेट्स जो है वो राइज करेंगी मिलियंस ऑफ ईयर्स, इसीलिए लिखा गया है मिलियंस ऑफ ईयर्स। तभी मैंने आपको बताया था कि ये साइकिल इम्परफेक्ट इसीलिए है क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो जल्दी से रिप्लेनिश या रिप्लेस नहीं होते। ठीक, आफ्टर मोर टाइम विदरिंग विल रिलीज देम फ्रॉम रॉक एंड द साइकिल्स जियोकेमिकल फेज बिगिंस अगेन। और फिर से क्या होगा कि कुछ और टाइम के बाद फिर से वो जो रॉक्स वगैरह हैं, ठीक है, उनकी फिर से विदरिंग और इरोजन होगा, और वहां से फिर क्या है कि ये एलिमेंट फिर से निकल के आएगा और उसकी जो पूरी की पूरी ये जियोकेमिकल फेज है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए। यहां पर आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि जो मेन रिजर्वायर है इसका फॉस्फोरस का, वो क्रस्ट है। ठीक है, यानी कि वो लैंड का पोर्शन है, वो एटमोस्फेयर या एटमोस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर नहीं है। ठीक है, क्रस्ट का पोर्शन है, ये आपको ध्यान रखना है कि मेजर कहां से आ रहा है, क्रस्ट से। ठीक है, इसके बाद दूसरी साइकिल की बात कर लेते हैं, दैट इज योर सल्फर साइकिल। द सल्फर रिजर्वायर इज इन द सॉइल एंड सेडिमेंट्स वेयर इट इज लॉक्ड इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स क्या क्या है, जैसे कि कोल, ऑयल एंड पीट, एंड इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स क्या है, पाइराइट रॉक एंड सल्फर रॉक। ठीक है, ये इन तरीके के फॉर्म्स में पाया जाता है सल्फर, और किस फॉर्म में पाया जाता है, सल्फेट्स, सल्फाइड्स एंड ऑर्गेनिक सल्फर। ठीक, रिलीज कैसे हो रहा है, देखिए अब सीधी सी बात है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जितने भी हमारे सेडिमेंट्री साइकिल के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रिलीज होंगे बाय विदरिंग ओनली, क्योंकि वो रॉक्स के अंदर है, और रॉक्स जब तक टूटेंगे नहीं, ठीक है, रॉक्स की विदरिंग नहीं होगी, तब तक वो एलिमेंट या न्यूट्रिएंट आप कह सकते हैं वो किसी और जगह पर जाएगा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन उसका होगा नहीं। ठीक है, तो पहले उसकी विदरिंग होगी, उसके बाद इरोजनल रन ऑफ होगा एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड इज कैरीड टू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स इन सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी सॉल्ट के फॉर्म में ही होगा। सल्फर साइकिल इज मोस्टली सेडिमेंट्री है, एक्सेप्ट इसके जो दो कंपोनेंट्स हैं, पहला है हाइड्रोजन सल्फाइड और दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। दे एड अ गैसियस कंपोनेंट टू इट्स नॉर्मल सेडिमेंट्री साइकिल। मतलब नॉर्मली तो जो इसकी साइकिल है वो सेडिमेंट्री साइकिल है, ठीक है, लेकिन इसके जो दो कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से हैं, एक हाइड्रोजन सल्फाइड है दैट इज H2S, और दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2।
ये क्या है, इसमें गैसियस कंपोनेंट ऐड करते हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, एक गैसेस है। ठीक, सल्फर एंटर्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम सेवरल सोर्सेस। अब सल्फर आता कहां पर एटमॉस्फेयर से, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन से, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में आप लोगों ने सुना होगा SOx, जिसको सॉक्स बोला जाता है। सॉक्स इज योर सल्फर ऑक्साइड कंपोनेंट्स। ठीक है, फ्रॉम ओशियंस, फ्रॉम सरफेस ऑफ ओशियंस एंड फ्रॉम गैसेस रिलीज बाय डिकम्पोजिशन। तो इन सबसे क्या है कि जो सल्फर है, ठीक है, ये सल्फर के आप कह सकते हैं कंपाउंड्स हैं, वो रिलीज होते हैं। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं पूरा का पूरा ये फिगर जो है, डायग्राम आप लोगों को समझाया गया है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि जो आपका स्मेल्टिंग एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है, वहां से आपका सल्फर इस तरीके से निकल रहा है। जो आपके इंडस्ट्रीज वगैरह है वहां से सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद इसका डिपोजिशन हो सकता है। सल्फर में एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो इसका वेट डिपोजिशन होगा, यानी कि ड्राई डिपोजिशन तो यही है, जो वेट डिपोजिशन इसका है वो आपका एसिड रेन के फॉर्म में है। ठीक है, पानी के साथ ये मिलके एसिड रेन करेगा, यानी कि आपका H2O है और H2S के साथ अगर ये मिलेगा, ठीक है, तो आपका जो H2SO4 है, यानी कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड यहां से बनेगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और यही चीज यहां पर दिखाई गई है कि सल्फेट्स इन वाटर जो है वो इस फॉर्म में पाया जाता है, इसके आयंस के फॉर्म में। ठीक है, एनायंस है ये। इसके बाद डिपोजिशन ऑफ सल्फाइड्स इन सेडिमेंट्स। ठीक, और वहां से इसको जो सल्फेट्स इन सॉइल में भी हो सकता है, वाटर में भी है, रन ऑफ वगैरह से फिर से यहां पर आ जाएगा। ठीक, आयरन सल्फाइड इन सेडिमेंट फॉसिल फ्यूल्स में भी पाया जाता है। तो ये सारे के सारे जगहों पर क्या है, पाया जाता है। और मेजर आपको इसको ध्यान रखना है कि ये जो वापस आ रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर में जब एक बार चला गया तो वापस जो आएगा आइदर इन द फॉर्म ऑफ ड्राई डिपोजिशन और या फिर इन द फॉर्म ऑफ वेट डिपोजिशन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यही चीज यहां पर समझाई भी गई है कि एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड ऑल्सो गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि जो H2S है वो भी हमारी ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगी, SO2, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड इज कैरिड बैक टू द अर्थ आफ्टर बीइंग डिसॉल्व्ड इन रेन वाटर एज वीक सल्फ्यूरिक एसिड। वही मैं आपको बता रहा हूं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये पानी के साथ मिलके, यानी कि ये जो है पानी के साथ मिलके आपका H2SO4 बनाएगा, दैट इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और वो फिर किस फॉर्म में आता है, इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। ठीक है, जो रेन वाटर के साथ मिलके एसिड रेन। ठीक, तो वट एवर द सोर्स, सल्फर इज इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स इज टेक अप बाय द प्लांट्स and incorporated through a series of metabolic processes into the sulfur bearing amino acids which is incorporated in the proteins of autotroph tissues। ठीक है, यानी कि सल्फर का सोर्स कोई भी है, इसको प्लांट्स द्वारा जो है वो इनटेक किया जा रहा है। ठीक, और थ्रू अ सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही हैं प्लांट्स के अंदर, और उससे क्या हो रहा है कि कुछ इस तरीके के अमीनो एसिड्स बन रहे हैं जिसमें सल्फर है। ठीक है, और एमिनो एसिड्स जो है दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन दी प्रोटीन्स ऑफ ऑटोट्रॉफ टिश्यूज। ऑटोट्रॉफ मतलब जो हमारे प्लांट्स वगैरह है उनमें। ठीक, और एक बार अगर ये प्लांट्स के टिश्यूज में आ जाता है तो देन इट पासेस थ्रू दी ग्रेजिंग फूड चेन, क्योंकि फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट्स पर अगर आ गया तो प्लांट से जो सबसे पहले आपके कंज्यूमर्स हैं, दैट इज योर प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, जो आपके होते हैं हर्बीवोर्स, वो इनको प्लांट्स को खाएंगे। तो वहां से ये एक तरीके से क्या है कि जो पूरा का पूरा हमारी ग्रेजिंग फूड चेन है वहां पर एंटर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सल्फर बाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैरिड बैक टू दी सॉइल। फिर ये वापस से सॉइल में कैसे जाएगा, टू दी बॉटम ऑफ दी पॉन्ड्स एंड लेक्स एंड सीज थ्रू दी एक्सक्रीशन। एक तो एक्सक्रीशन की प्रोसेस से, और दूसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि आप यहां पर कह सकते हैं कि ये डेट्रिटस फूड चेन के थ्रू जा रहा है। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे प्लांट्स में आया, ठीक, प्लांट्स में आने के बाद कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू ये अमीनो एसिड्स में, जो कि बेसिकली प्लांट टिश्यूज में इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स है, वहां पर इकट्ठा हो रहा है। वहां से ये ग्रेजिंग फूड चेन में एंटर कर रहा है, और उसके बाद ग्रेजिंग फूड चेन का जो टॉप कंज्यूमर है जब वो डेड कर रहा है, ठीक है, एक तो वहां से जब वो डेड कर रहा है तो उसके ऊपर जो डेट्रिटस फूड चेन वहां से स्टार्ट होगी, या जो डेट्रीवोरस होंगे वो फीड करेंगे, तो वहां से वापस आएगा ये। ठीक, और दूसरी चीज है कि हर स्टेज पर, यानी कि हर लेवल पर, हर ट्रॉफिक लेवल पर जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सक्रीशन करेंगे। एक्सक्रीशन मतलब है कि वो अपना वेस्ट जब रिलीज करेंगे तो वहां से भी कुछ सल्फर जो है वो वापस हमारा उसमें आ जाएगा, सॉइल में। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी दोनों की दोनों जो साइकिल्स हैं ये यहां पर कवर हो गई, दैट इज योर सल्फर साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल। एक बार डायग्राम वगैरह आप थोड़ा सा देखिएगा और वहां से चीजें आपको बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर ये जो लाइंस वगैरह लिखी हैं ये रटने की ऐसा जरूरत नहीं है, फिगर को आप अगर समझ जाते हैं तो आपको ये सब कुछ अच्छे से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो बात कर लेते हैं, दैट इज योर इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, सक्सेशन क्या होता है, देखिए, सक्सेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है ऑफ डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन ऑन एन इकोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक, यानी कि वेजिटेशन में क्या हो रहा है, डायरेक्शनल चेंज आ रहा है। कैसे होता है देखिए, समझेंगे अभी आगे हम।
सक्सेशन अकर्स व्हेन अ सीरीज ऑफ कम्युनिटीज रिप्लेस वन अनदर ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन आइदर नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, कभी अगर बहुत बड़े स्तर पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक, चाहे वो नेचुरल के कारण हो, ठीक है, किसी नेचुरल एक्टिविटी के कारण हो या फिर कोई मैन मेड एक्टिविटी के कारण हो, कुछ भी हो, ठीक, उसकी वजह से क्या है कि जो कम्युनिटीज हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिप्लेस करती हैं। ठीक है, तो यही इसी तरीके से क्या होता है, सक्सेशन। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज वन कम्युनिटी रिप्लेसिंग अनदर कम्युनिटी अंटिल अ स्टेबल मैच्योर कम्युनिटी डेवलप्स। ठीक है, यानी कि हर कम्युनिटी जो है वो किसी ना किसी कम्युनिटी को क्या करेगी, रिप्लेस करेगी। और कब तक रिप्लेस करती रहेगी, जब तक एक मैच्योर कम्युनिटी जो है वो डेवलप नहीं हो जाती है। ठीक, सक्सेशन इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस which leads to the establishment of a relatively stable climax community। ये जो climax community है या जो mature community है, ये एक ही चीज है, यानी कि ये इस तरीके की फाइनल कम्युनिटी होगी जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहां पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, डायग्राम की मदद से दिखाया गया है कि जैसे मान लीजिए पहले एनुअल प्लांट्स है, ठीक, एनुअल प्लांट्स मतलब जो साल में एक बार होते हैं। इसके बाद पेरिनियल प्लांट्स एंड ग्रास है, इन्होंने रिप्लेस किया है इसको। फिर इनको रिप्लेस किया जाएगा श्रब्स के द्वारा। ठीक है, श्रब्स को कौन रिप्लेस करेगा, जो आपके सॉफ्टवुड ट्रीज हैं वो रिप्लेस करेंगे, जो मतलब हर्बेशियस प्लांट्स वगैरह हैं। ठीक है, और उसको रिप्लेस कौन करेगा, हार्डवुड ट्रीज। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक जमीन या जो एक लैंड थी जिसके ऊपर सिर्फ एनुअल प्लांट्स हो रहे थे पहले से इस तरीके के छोटे छोटे, उनमें कुछ सालों के बाद, मतलब लंबा टाइम लगेगा काफी, उसी जगह पर आप देखेंगे कि वहां पर हार्डवुड ट्रीज जो है वो अब हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से जैसे जैसे स्पीशीज चेंज हो रहे हैं, ठीक है, कि पहले एनुअल प्लांट्स को रिप्लेस किया गया पेरिनियल प्लांट्स द्वारा, फिर इनको रिप्लेस किया गया श्रब्स के द्वारा, फिर सॉफ्टवुड ट्रीज, फिर हार्डवुड ट्रीज। तो ये पूरा का पूरा क्या है, सक्सेशन है। ठीक है, इसी को बोला जाता है सक्सेशन। ठीक, द फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज एन एरिया इज कॉल्ड द पायनियर कम्युनिटी। ये ध्यान रखना है कि जो पहला प्लांट, यानी कि जैसे इस केस में हम बता रहे हैं कि जो एनुअल प्लांट्स हैं, किसी भी रीजन में जो पहला प्लांट पाया जाएगा दैट विल बी द पायनियर कम्युनिटी। और जो फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन है उसको बोला जाएगा क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक, then the stage leading to the climax community are called successional stages or series। ठीक है, ये वर्ड जो है series ही है, इसको सीरीज मत कीजिएगा। ठीक है, ये सीरीज नहीं है, ये series ही है, SERES। ये बिल्कुल सही है, जो स्पेलिंग यहां पर दी गई है ये बिल्कुल सही है। इसको आप लोग गलती से ये सोच के कि ये स्टेजेस या सीरीज ऐसा ना हो तो उसको सीरीज नहीं करना है। ठीक, तो ये स्टेजेस की बात हो रही है। ठीक है, मतलब जो बीच की स्टेजेस है, क्योंकि सबसे पहली स्टेज कौन सी है, जो पायनियर कम्युनिटी है वो, और लास्ट वाली स्टेज है क्लाइमैक्स कम्युनिटी, यानी कि जो सबसे आपकी मैच्योर्ड कम्युनिटी है। जैसे कि इस केस में मैं अगर आपको बात बताऊं, जो ऊपर मैंने डायग्राम दिखाया है, वहां पर जो एनुअल प्लांट्स हैं वो पहली स्पीशीज है। ठीक है, तो वो आपके क्या हो गए, पायनियर कम्युनिटी। और क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या हो गए, हमारे जो हार्डवुड ट्रीज है वो। ठीक है, जो हार्डवुड ट्रीज है दे आर योर क्लाइमैक्स कम्युनिटी। आप कह सकते हैं इसको मैच्योर कम्युनिटी भी बोला जाता है। ठीक, यानी कि जिनको रिप्लेस अब नहीं किया जाएगा, ये स्टेबल है। ठीक, और बीच की जितने भी स्टेजेस हैं जिसमें हम लोग क्लाइमैक्स कम्युनिटी में पहुंचेंगे उनको बोला जाता है सक्सेशनल स्टेजेस। ठीक है, सक्सेशनल स्टेजेस या फिर सीरीज। ठीक, अब अ सेरल कम्युनिटी और सेरे इज एन इंटरमीडिएट स्टेज फाउंड इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इन एन इकोसिस्टम एडवांसिंग टुवर्ड्स इट्स क्लाइमैक्स कम्युनिटी। वही बात लिखी गई है कि जो बीच की स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो क्या कहलाती है, सेरल कम्युनिटी या फिर सेरे। ठीक है, अब देखिए अलग अलग टाइप के सेरेज होते हैं। एक होता है हाइड्रोसेर। ठीक है, हाइड्रोसेर क्या है, हाइड्रो आपको वर्ड से पता है, लिविंग इन वाटर, कम्युनिटी इन वाटर। लिथोसेयर, लिथोसेयर का मतलब है कम्युनिटी ऑन रॉक। सैमोसेयर, ये जो वर्ड है दैट इज सैमोसेयर, इसमें ये पी साइलेंट है। ठीक है, कम्युनिटी ऑन सैंड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जीरोसेयर, जीरोसेयर इज अ कम्युनिटी इन ड्राई एरिया। एंड हेलोसेयर, हेलोसेयर इज अ कम्युनिटी इन सैलाइन बॉडी। ठीक है, इस पार्ट को आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ये आप लोगों की बुक में नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट इन द बुक, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं कि अलग अलग टाइप के जो शेयर है उनके नाम दिए गए हैं। हाइड्रोसेयर वाटर, लिथोसेयर इन रॉक, सेमोसेयर, दिस इज सेमोसेयर। ठीक है, सेमोसेयर इन लैंड, जीरोसेयर इज अ कम्युनिटी इन ड्राई एरिया एंड हेलोसेयर इज अ कम्युनिटी इन सैलाइन बॉडीज। ठीक, इसके बाद सक्सेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। अब सक्सेशन हो रहा है ये कैसे पता लगेगा, इसके लिए क्या है कि एक तो प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ रही होगी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। द शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रिजर्वायर्स, रिजर्वायर से क्या हो रहा है कि न्यूट्रिएंट्स का शिफ्ट हो रहा है। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, और उनका जो निश डेवलपमेंट है, निश मैंने आपको बताया था क्या होता है। ठीक है, जो निश डेवलपमेंट है वो बढ़ रहा है। एंड द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब्स, क्योंकि जैसे जैसे कम्युनिटीज एक दूसरे को रिप्लेस करती जाएंगी तो जो फूड वेब है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जो सक्सेशन है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में क्या है, देखिए
in primary succession on a terrestrial site, the new site is first colonized by a few hardy pioneer species that are often microbes, lichens and mosses. जैसे मान लीजिए प्राइमरी सक्सेशन का मतलब मैं आपको सीधे सीधे समझाऊं, प्राइमरी का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई ऐसी लैंड है जहां पर पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है, कोई भी प्लांट ऑर्गेनिज्म नहीं है, वहां पर अगर हमारा जो प्लांट कम्युनिटी की ग्रोथ स्टार्ट हो रही है तो दैट इज आवर प्राइमरी सक्सेशन। अब आप कहेंगे कि ऐसा हो कैसे सकता है कि किसी भी जमीन पर कोई भी पेड़ पौधे ना हो। मान लीजिए कोई आपका नया एरिया बना है, मान लीजिए कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है, ठीक है, किसी एरिया में बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है और उससे कोई एरिया डेवलप हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कोई उससे प्लेन या कोई प्लेट्यू टाइप डेवलप हुआ है। अब शुरुआत में वो क्या होगा, वहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है तो वहां पर मान लीजिए कोई भी चीज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल वो फ्लैट है, प्लेन है, ठीक है। अब वहां पर धीमे धीमे क्या होगा कि सबसे पहले जो माइक्रोब्स, लाइचेंस, मॉसेस हैं ये उगना शुरू होंगे, ठीक, काफी टाइम के बाद हालांकि। तो इस तरीके के जगहों पर, यानी कि जहां पर पहले से कोई भी स्पीशीज नहीं पाए जाते थे, वहां पर अगर इस तरीके की प्लांट कम्युनिटीज की ग्रोथ स्टार्ट हो रही है तो उसको बोला जाता है प्राइमरी सक्सेशन, ठीक। और स्टार्टिंग इसकी जनरली जो पायनियर स्पीशीज होंगे, पायनियर स्पीशीज मैंने आपको बताया जो पहले स्पीशीज पाए जाते हैं दे आर पायनियर, ठीक है, तो वो यहां पर जनरली जो होंगे दे विल बी माइक्रोब्स, यानी कि जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो, देन यू हैव लाइचेंस एंड देन यू हैव मॉसेस, ठीक। The pioneers over a few generations alter the habitat conditions by their growth and development. तो जो ये pioneer species है ये कुछ generations के बाद, यानी कि कुछ पीढ़ियों के अंदर अंदर ये क्या करेंगे कि उस जगह की, ठीक है, जो habitat conditions है उसको अपनी growth और development से change करेंगे, उसको alter करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि these new conditions may be conducive to the establishment of additional organisms that may subsequently arrive at the site. तो उसके बाद क्या होगा कि जो हैबिटेट कंडीशंस है उसको ऑल्टर किया गया है, उसको चेंज किया गया है। तो मान लीजिए उससे क्या है कि वो जो कंडीशंस बनी है वो कंड्यूसिव है। कंड्यूशंस का मतलब होता है, आप कह सकते हैं फेवरेबल, वो कुछ और ऑर्गेनिजम्स या कुछ और एडिशनल स्पीशीज है उनके लिए वो जगह अब क्या हो गई है, फेवरेबल हो गई है, ठीक है। तो वो उस साइट पर आएंगे। And the pioneers, through their death, any decay, leave patches of organic matter in which small plant animals can live. अब जो ये हमारे pioneer species हैं, इनकी कभी ना कभी डेड होगी, ठीक है, ये डेड होंगे, इनका जो decayed organic matter है उसमें क्या होगा कि उसमें भी कुछ small animals जो है वो रह सकते हैं। The organic matter produced by these pioneer species produce organic acids during decomposition that dissolve and etch the substratum, releasing nutrients to the substratum, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि जो एसिड रिलीज होगा, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर्स जो है, जो ये पायनियर स्पीशीज के द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो जब डिकम्पोज होगा, ठीक है, तो उससे क्या है कि कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स बन सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स बनने की वजह से क्या है कि जो सब स्ट्रेटम है, सब स्ट्रेटम की एचिंग होगी। एचिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज के ऊपर एसिड डालते हैं तो वो क्या होता है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके की जो चीज है दैट इज नोन एज एचिंग, ठीक। सब स्ट्रेटम का मतलब है, ये वर्ड निकला है स्ट्रेटम से। स्ट्रेटा का मतलब क्या है, एक कोई लेयर, ठीक, और सब स्ट्रेटम का मतलब है कि अंडरलाइंग लेयर, ठीक है, कि अंडरलाइंग लेयर मतलब सरफेस के नीचे की जो लेयर है वहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि एचिंग हो रही है, और उससे क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर की तरफ को आएंगे, ठीक। उससे क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिलीज होंगे। तो ऑर्गेनिक डेब्रिस एक्यूमुलेट्स इन पॉकेट्स एंड क्रेविसेस। जो ऑर्गेनिक डेब्रिस है वो जो पॉकेट्स और जो क्रेविसेस होंगे, क्रेविसेस का मतलब होता है जो रॉक्स वगैरह में छोटे मोटे क्रैक्स होते हैं वहां पर ये डेब्रिस जो इकट्ठा होगी, और उससे क्या है कि प्रोवाइडिंग सॉइल इन विच सीड्स कैन बिकम लॉज्ड एंड ग्रो। तो वहां पर क्या है कि अगर मान लीजिए कहीं सीड्स वगैरह आते हैं, अब सीड्स आएंगे कहां से, जो मैंने आपको बताया कि बाहर से कोई और ऑर्गेनिजम्स वगैरह आ रहे हैं वो सीड्स वगैरह लेके आएंगे, और वो सीड्स अगर इन जगहों पर जैसे कि छोटे मोटे जहां पर उनको सॉइल मिल जाती है, जहां पर जगह मिल जाती है, तो वहां पर वो सीड्स जो है जर्मिनेट करेंगे और वहां से नए स्पीशीज जो है वो उगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे जो पायनियर स्पीशीज थे वो पहले थे, उन्होंने काफी समय तक वहां पर रहे, फ्यू जनरेशंस में उन्होंने उस पूरे की पूरी जगह का जो हैबिटेट था उसको अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट से चेंज किया। फिर वो जो नया हैबिटेट बना है, यानी कि जो नई कंडीशंस बनी है, वो हो सकता है कि कुछ और एडिशनल ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या हो जाए, कंड्यूसिव हो जाए, फेवरेबल हो जाए, तो वो वहां पर आए, ठीक है। एक तो इस तरीके से सक्सेशन स्टार्ट हुआ है। दूसरा ये है कि जो हमारे पायनियर स्पीशीज हैं, जब उनकी डेथ होगी, जब वो डेथ होंगे, जब उनकी डीकेइंग होगी, तो वहां से क्या है कि वो ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर रिलीज करेंगे। उससे क्या है कि जो सबस्ट्रेटम की इचिंग होगी उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे। बाकी जो हमारे ऑर्गेनिक डेब्रिस जो पॉकेट्स और क्रेविसेस में, क्रेविसेस का मतलब मैं फिर से बता रहा हूं कि रॉक्स में जो क्रैक्स वगैरह होते हैं वहां पर क्या है कि ऑर्गेनिक डेब्रिस जो है वो इकट्ठा हो जाएगी। उससे क्या है कि कोई और जो हमारे
सीड्स वगैरह हैं, ठीक है, जो यानी कि किसी भी प्लांट वगैरह के कोई सीड वगैरह है, वो वहां पर उनको जगह मिलेगी और वहां पर वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से क्या है कि आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो जगह है, मतलब जो पूरी की पूरी स्पेस था, जो पूरा का पूरा लैंड की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर स्पीशीज चेंज होते जाएंगे एक के बाद एक। ठीक है, तो एज द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यू टू डेवलप इट बिकम्स मोर डाइवर्स एंड कंपटीशन इंक्रीजेस। ये ऑब्वियस सी बात है कि पहले अगर किसी भी जगह पर एक ही स्पीशीज है तो वो कहां पर कंपटीशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहली बात क्या है कि शुरुआत में स्पीशीज कम होंगे, जगह ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है और खाने वाले लोग कम है, तो वहां पर कोई मारामारी नहीं होगी। अब जैसे जैसे धीमे धीमे क्या है कि जगह तो बराबर है, यानी कि रिसोर्सेज जो है वो बराबर है और वहां पर नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ते जाएंगे, तो वहां पर क्या है कि रिसोर्सेज की कमी होगी, मतलब पर कम्युनिटी की अगर आप बात करें तो रिसोर्सेज पर कम्युनिटी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो उससे क्या है कि लोगों के बीच में, लोगों मतलब ये जो कम्युनिटीज में बता रहा हूं प्लांट कम्युनिटीज, इनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा, मारामारी होगी। ठीक है, और उसकी के साथ क्या होगा कि जो ज्यादा रेजिस्टेंट कम्युनिटी होगी, या आप कह सकते हैं जो ज्यादा फिट या ज्यादा हेल्दी कम्युनिटी होगी, वो सर्वाइव करेगी और बाकी जो कम्युनिटी है वो रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक, बट एट द सेम टाइम न्यू निश अपॉर्चुनिटीज डेवलप, न्यू निश की अपॉर्चुनिटीज भी यहां पर डेवलप होंगी। ठीक है, तो यहां पर ये चीज लिखी गई है कि द पायनियर स्पीशीज डिसअपियर as the habitat conditions change and invasion of new species progresses leading to the replacement of the preceding community। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि preceding community जो है वो रिप्लेस होती चली जाएगी और नई स्पीशीज जो है वो आती चली जाएंगी। और ये चीज कब तक होती रहेगी, जब तक जो नई आने वाली कम्युनिटी है वो एक स्टेबल या मैच्योर या क्लाइमेक्स कम्युनिटी ना हो, यानी कि उसको कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट योर प्राइमरी सक्सेशन। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी सक्सेशन की। सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, ये किसी ऐसी जगह पर सक्सेशन है, मान लीजिए किसी ऐसी लैंड है, जैसे मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है, वहां पर सब कुछ सही था, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट्स थे, पेड़ थे वहां पर, लेकिन अचानक से मान लीजिए आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर्स हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, और मान लीजिए पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है वो जल जाता है, तो उससे क्या है कि वहां के जितने भी प्लांट, जितने भी एनिमल, जितने भी बड़े पेड़ वगैरह सब कुछ थे, वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब वहां पर कुछ सालों के बाद, ठीक है, मान लीजिए कुछ सालों के बाद वहां पर फिर से क्या है कि चीजों की, प्लांट वगैरह की ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, तो दैट काइंड ऑफ अ सक्सेशन इज नोन एज सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, सिमिलरली आप मान लीजिए कोई ऐसा रीजन है जहां पर सब कुछ था पहले, ठीक है, लेकिन अचानक से एक बार बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, फ्लड्स आता है और सब कुछ जो है वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद फिर से वहां कुछ सालों के बाद जब धीमे धीमे वापस से प्लांट कम्युनिटी की ग्रोथ स्टार्ट होगी, तो उस तरीके के सक्सेशन को जो बोला जाएगा दैट इज योर सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान ये रखना है कि कोई अगर ऐसी नई लैंड है, न्यू लैंड है, जहां पर पहले कुछ नहीं था, वहां पर अगर प्लांट कम्युनिटी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है तो उसको बोला जाता है प्राइमरी सक्सेशन। और जहां पर पहले से कुछ था और बीच में कुछ एक्टिविटीज इस तरीके की हुई है, चाहे वो नेचुरल एक्टिविटीज हो, चाहे मैनमेड एक्टिविटीज हो, उनकी वजह से क्या हुआ है कि वहां की जो स्पीशीज है, जो कम्युनिटी है, उसको पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा है, पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया है, तो वापस से वहां पर जब प्लांट कम्युनिटी ग्रो करनी शुरू करेगी तो दैट इज द काइंड ऑफ सक्सेशन विच इज नोन एज सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही चीज यहां पर लिखी गई है कि सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स व्हेन प्लांट्स रिकॉग्नाइज एन एरिया इन विच द क्लाइमेक्स कम्युनिटी हैज बीन डिस्टर्ब, यानी कि यहां पर पूरी की पूरी कम्युनिटीज डेवलप थी पहले, लेकिन वो डिस्टर्ब हो गई है, और वो डिस्टर्ब हुई है तो उसके बाद जब यहां पर दोबारा जो प्लांट ग्रोथ या प्लांट कम्युनिटी ग्रोथ स्टार्ट होगी तो दैट इज नोन एज योर सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन इज द सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज आफ्टर द कंप्लीट और पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। वही मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट था, पूरा कुछ फॉरेस्ट है, वहां पर आग लग जाती है, बहुत बड़े स्तर पर फॉरेस्ट फायर्स होता है, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी रीजन में बहुत ज्यादा फ्लड आता है तो वहां पर सब कुछ खत्म हो गया, मतलब जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है या तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है या वो पार्शियली डिस्ट्रॉय हुई है, तो उसके बाद यहां पर जो सक्सेशन हो रहा है उसको बोला जाएगा सेकेंडरी सक्सेशन। द मैच्योर और इंटरमीडिएट कम्युनिटी मे बी डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल इवेंट जैसे कि फ्लड्स, ड्राउट्स, फायर्स और स्टॉर्म्स, और बाय ह्यूमन इंटरवेंशन सच एज डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, ओवरग्रेजिंग एक्सेट्रा। किसी की वजह से भी जो है वो, अगर हमारी जो मैच्योर कम्युनिटी थी वो अगर खत्म हो गई है, ठीक है, या मैच्योर कम्युनिटी थी या इंटरमीडिएट कम्युनिटी थी, अगर वो खत्म हो गई है, चाहे वो मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से हो, चाहे ह्यूमन इंटरवेंशन हो, चाहे आपके नेचुरल इवेंट्स हो, कुछ भी हो, अगर वो खत्म हो गई है तो उसके बाद जब दोबारा से यहां पर प्लांट कम्युनिटी ग्रोथ स्टार्ट होगी तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, आई होप कि ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है, तो आप इनके बीच में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और इसको कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक, दिस अबंडेंट फार्मलैंड इज फर्स्ट इन्वेडेड बाय हार्डी स्पीशीज ऑफ ग्रासेस दैट कैन सर्वाइव इन बेयर सन बेक्ड सॉइल। ठीक है, यानी कि यहां पर पहले इस तरीके के जो हार्डी स्पीशीज है, हार्डी स्पीशीज का मतलब है जो रेजिस्टेंट स्पीशीज है। ठीक है, क्योंकि देखिए शुरुआत में क्या है कि वहां पर कुछ भी नहीं होगा,
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सन बेक्ड सॉइल होगी, यानी कि जो मिट्टी है वो होगी और जिसके ऊपर सिर्फ सन पड़ रहा है बस, बाकी वहां पर और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर जो ग्रो करने के लिए या जो आप कह सकते हैं कि इस तरीके के एनवायरनमेंट में जो रह सके वो कुछ हार्डी स्पीशीज ऑफ ग्रास होंगी। दीज ग्रासेस में बी सून ज्वाइंड बाय टॉल ग्रासेस एंड हर्बेशियस प्लांट्स, और धीमे धीमे फिर वहां पर क्या होगा कि टॉल ग्रासेस एंड हर्बेशियस प्लांट्स आएंगे। दीज डोमिनेट द इकोसिस्टम फॉर सम ईयर्स अलोंग विद माइस, रैबिट्स, इंसेक्ट्स एंड सीड ईटिंग प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि जब तक वहां पर कुछ घास वगैरह नहीं होगी, कुछ प्लांट्स वगैरह नहीं होंगे, तो वहां पर एनिमल्स भी नहीं आएंगे। अब जैसे वहां पर आपके जो छोटे मोटे घास वगैरह और हर्बिशियस प्लांट्स हो गए हैं, तो वहां पर आपके जो चूहे, खरगोश, इंसेक्ट्स हैं, सीड ईटिंग बर्ड्स हैं, ये सब आएंगी। इवेंचुअली सम ट्रीज कम अप इन दिस एरिया, सीड्स ऑफ विच मे बी ब्रॉट बाय विंड्स और एनिमल्स। अब वहां पर फिर से क्या होगा कि मान लीजिए एनिमल्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, तो ये अपने साथ किसी चीज के सीड्स वगैरह लेके आते हैं, और ये सीड्स वगैरह लेके आएंगे तो वहां पर क्या है कि फिर उससे कुछ ट्रीज वगैरह भी उग जाएंगे। एंड ओवर द ईयर्स द फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलप्स, और कुछ सालों के बाद वहां पर पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है वो फिर से आ जाएगा। Thus, an abundant farmland over a period becomes dominated by trees and is transformed into a forest. तो जो farmland जो abundant हो गया था, ठीक है, वो चाहे किसी भी एक्टिविटी की वजह से हुआ हो, मैंने फिर से बताया, चाहे कोई नेचुरल इवेंट हुआ हो जैसे कि फ्लड्स हैं, ड्राउट्स हैं, फायर्स हैं, या फिर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हुआ हो, चाहे डिफॉरेस्टेशन है, एग्रीकल्चर की वजह से है, इन सब चीज़ों की वजह से अगर वो एरिया जो है पूरी तरीके से बंजर हो चुका था, जिसको हम कहेंगे, कुछ भी वहां पर नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो गया था, तो वहां पर भी कुछ सालों के बाद वापस से पेड़ वगैरह जो है वो उग सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए नीचे एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया है, इससे हम थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे। दिस इज अबाउट योर सक्सेशन, सॉरी, जो हमारा सेकेंडरी सक्सेशन है उसी के बारे में डायग्राम है। सपोज कर लीजिए पहले कोई इस तरीके की फुल्ली डेवलप्ड कम्युनिटी थी, ठीक है, यहां पर जो फिगर 1 में दिखाया गया ये फुल्ली डेवलप्ड कम्युनिटी है। इसके बाद यहां पर आग लग रही है, ठीक, अब आग लग रही है तो धीमे धीमे क्या है, ये पेड़ वगैरह सब खत्म हो रहे हैं। थर्ड फिगर में आप देख सकते हैं कि आग लग के पूरा सब कुछ खत्म हो गया, और फोर्थ में आप देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो जगह है खाली हो चुकी है। अब यहां पर क्या होगा कि सिर्फ सन उग रहा है, ठीक है, सिर्फ सन आपको दिख रहा है। उसके बाद धीमे धीमे यहां पर क्या होगा कि ग्रास वगैरह उगनी स्टार्ट हो गई है, यानी कि यहां पर अब सक्सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, सेकेंडरी सक्सेशन। ये ग्रास उगी, घास के बाद थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं कि छोटे प्लांट्स हैं, हर्बेशियस प्लांट्स हैं, ये यहां पर उगना शुरू हुए, ठीक है। उसके बाद धीमे धीमे प्लांट्स जो है वो बढ़ेंगे, और कुछ सालों के बाद आप देखेंगे कि यहां पर वापस से जिस तरह की कंडीशन पहले फिगर में आप देख रहे हैं और लास्ट फिगर में देख रहे हैं, ये सेम है, यानी कि कुछ समय के बाद वापस से यहां पर जो कम्युनिटी है, जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है, वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा डायग्राम है। आप चाहे तो इस तरीके का डायग्राम अगर आप लोगों से कभी एग्जाम वगैरह में सवाल पूछा जाए तो आप इस तरीके का डायग्राम जो है वो बना भी सकते हैं। ठीक है, काफी आसान सा डायग्राम है, 7-8 स्टेप्स में आपको पूरा का पूरा सेकेंडरी सक्सेशन आप समझा सकते हैं। और इस तरीके का डायग्राम अगर आप किसी को बना के समझाते हैं, ठीक है, तो फिर एग्जामिनर को बेसिकली ऊपर आपने टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, जो थ्योरी आपने लिखी हुई है, वो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसको ये पता है कि अगर आपने इस तरीके का डायग्राम बनाया है स्टेप 1 2 3 4 करके, तो आपको जो इस कंसेप्ट है, सेकेंडरी सक्सेशन का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से पता है, तो वो आप यहां से इस तरीके से डायग्राम बना के भी अपनी बात समझा सकते हैं। ठीक है, यही चीज यहां पर लिखी गई है कि डिफरेंस क्या है बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सक्सेशन। द सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट्स ऑन अ वेल डेवलप्ड सॉइल ऑलरेडी फॉर्म्ड एट द साइट। ठीक है, प्राइमरी सेक्शन के लिए मैंने आपको वही बताया कि जैसे मान लीजिए कहीं पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है, तो वहां पर तो पहली बात है कि सॉइल भी नहीं होगी। ठीक है, पहले धीमे धीमे वहां पर जो हमारे माइक्रोब्स, मॉसेस, लाइचेंस वगैरह है वो पैदा होंगे, फिर सॉइल्स वगैरह धीमे धीमे बनेगी। तो वहां पर आप कह सकते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। किसी भी एरिया को अगर वो प्राइमरी सक्सेशन के थ्रू गुजर रहा है, उस दौर से गुजर रहा है, तो वहां पर पूरा का पूरा प्लांट कम्युनिटीज डेवलप होने में, पूरा उस एरिया को फॉरेस्टेड बनने में बहुत ज्यादा साल लगेंगे कंपेयर टू सेकेंडरी सक्सेशन। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन एक ऐसा रीजन है जहां पर सॉइल वगैरह है। ठीक है, हालांकि वो कुछ एक्टिविटीज की वजह से उस एरिया की जो कम्युनिटी है वो डिस्टर्ब या डिस्ट्रॉय हो गई है, चाहे पार्शियली हो चाहे कंप्लीटली हो, लेकिन वहां पर सॉइल वगैरह है, तो वहां पर जो सक्सेशन है वो थोड़ा तेज हो सकता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि सेकेंडरी सक्सेशन इज रिलेटिवली फास्टर एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन विच में ऑफन रिक्वायर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो इसलिए प्राइमरी सक्सेशन में बहुत कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ 100 सालों से ज्यादा लगेंगे। ठीक है, कुछ 100 सालों से ज्यादा, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो जल्दी हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो हमारा सॉइल वगैरह है वो पहले से अवेलेबल है। ठीक, इसके बाद कुछ टाइप्स यहां पर और दिए गए हैं, 2। एक तो आपको दिया गया है ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन, और दूसरा दिया गया है ऑटोट्रॉफिक एंड हाइड्रोट्रॉफिक सक्सेशन। ठीक है, ये क्या है जल्दी से देख लेते हैं, 2 लाइन इनके बारे में दी गई है। व्हेन सक्सेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय लिविंग इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ, द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, यानी कि वहां पर जो इनहेबिटेंट्स रह रहे हैं, अगर उन्हीं के द्वारा जो है सक्सेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब वही सक्सेशन की प्रोसेस में पार्ट ले रहे हैं, तो उसको बोला जाता है ऑटोजेनिक। ठीक,
एंड वाइल द चेंज इज ब्रॉट आउट बाय द आउटसाइड फोर्सेस इज नोन एज एलोजेनिक। यानी कि अगर कोई बाहर से स्पीशीज आके वहां पर सक्सेशन की प्रोसेस कर रही है तो उसको बोला जाएगा एलोजेनिक, और उसी जगह की लोकल इनहेबिटेंट्स जो है अगर वो सक्सेशन कर रहे हैं तो दैट विल बी नोन एज ऑटोजेनिक। ठीक, इसके बाद दूसरा है ऑटोट्रॉफिक एंड हाइड्रोट्रॉफिक सक्सेशन इन विच इनिशियली द ग्रीन प्लांट्स आर मच ग्रेटर इन क्वांटिटी इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। ठीक है, यानी कि इस तरीके का सक्सेशन जहां पर ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं ग्रीन प्लांट जो है वो सबसे ज्यादा है, उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, उसको बोला जाएगा ऑटोट्रॉफिक। एंड द वंस इन विच हाइड्रोट्रॉफ्स आर ग्रेटर इन क्वांटिटी आर नोन एज हाइड्रोट्रॉफिक सक्सेशन। ठीक है, यानी कि आप सिंपल से इसको समझिए, किसी फॉरेस्ट रीजन में अगर मान लीजिए प्लांट कम्युनिटीज ज्यादा है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। और अगर वहां पर एनिमल स्पीसीज जो है वो अगर ज्यादा है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा हाइड्रोट्रॉफिक सक्सेशन। ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, ऑटोजेनिक एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक हाइड्रोट्रॉफिक सक्सेशन क्या होता है, ये आई होप आप चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। और सक्सेशन का मतलब कुछ नहीं है, मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाया कि एक स्पीशीज जब दूसरी स्पीशीज को रिप्लेस कर रही है और इस तरीके से जब हम आगे को बढ़ रहे हैं और फाइनली हमारे पास किसी भी एक एरिया में जो है वो एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी कह सकते हैं या एक मैच्योर कम्युनिटी कह सकते हैं, जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाती है तब तक हम कहेंगे कि ये रीजन, कोई भी रीजन है या कोई भी एरिया है, वो सक्सेशन के दौर से गुजर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर जो है यहां पर कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ। हम इस बुक के जो है वो 2 चैप्टर, इस कोर्स के हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब अगले बार जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो अब इसमें हम तीसरे चैप्टर से जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपने कमेंट्स वगैरह आप लोग जरूर करते रहें। ठीक है, अपने अगर कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेरीज है तो वो भी जरूर पूछें। बाकी फीडबैक्स वगैरह भी देना ना भूलें, ताकि अगर कोई स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट हो तो वो हम जरूर करेंगे। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें हमसे कोई भी और बात शेयर करना तो उसके लिए आप हमसे हमारी ईमेल आईडी दैट इज support@okul.co पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है, फुल कोर्स जो है वो वेबसाइट में अवेलेबल है, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमने रिसेंटली एक वेब ऐप जो है वो भी आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ठीक है, वेब ऐप इज वेरी सिंपल। आप अपने मोबाइल ब्राउजर में जो है सिंपल आप okul.co खोलेंगे, ठीक है, और उसके बाद साइड में उसको एक ऑप्शन आता है ब्राउजर के अंदर ही, आप उसको एज अ ऐप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर ऐड टू होम स्क्रीन का बटन आता है और वो फिर पूरी तरीके से बिल्कुल जिस तरीके से ऐप्स यूज होते हैं उस तरीके से ही चलता है। वहां पर आपको नोटिफिकेशंस वगैरह भी मिलेंगी, तो उस वेब ऐप को आप लोग जो है अपने मोबाइल ब्राउजर में ही इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसको पूरा का पूरा उसकी स्टेप्स क्या दिए गए हैं, सिंपल 2 स्टेप्स का काम है। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहां से जाके भी आप उस वेब ऐप को जो है इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, काफी हेल्पफुल वो रहेगा। वहां से आप लोगों को चीजें एक तो देखने में सुविधा होगी और बाकी हम आपको वहां के थ्रू जो है नोटिफिकेशंस वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी मान लीजिए कोर्स में कुछ अपडेट होता है, कहीं पर कोई नोट्स वगैरह, क्विजेस वगैरह अपडेट होते हैं, या कोई हमारा वीडियो पब्लिश होता है, कभी कोई लाइव सेशन होने वाला है, तो उससे संबंधित आप लोगों को वहां पर नोटिफिकेशंस मिल सकती हैं। तो ठीक है, उसमें ज्यादा आप लोगों को कुछ करना नहीं है, सिंपल आप अपना जो ब्राउजर है उसी के थ्रू उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है कि हाउ टू इंस्टॉल ओकुल वेब ऐप, उसको भी आप जाके जल्दी से देख लीजिएगा और फटाफट से वो जो चीज है वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को कोई और क्वेरी है, मान लीजिए कोई कंटेंट संबंधी क्वेरी है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम में हमारा जो ग्रुप है दैट इज ओकुल GS UPSC, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर कभी लिंक काम नहीं करता है तो उसके लिए आप टेलीग्राम में जाके ओकुल GS UPSC सेलेक्ट कीजिएगा, वहां पर आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको मान लीजिए कोई टेक्निकल क्वेरी है, टेक्निकल क्वेरी इन सेंस कि कभी आप कोई कोर्स वगैरह एनरोल करते हैं, आपके पैसे वगैरह डिटेक्ट हो जाते हैं, कोर्स में एनरोलमेंट आपको नहीं मिलता है, या कोई भी और इशू होता है इस तरीके का, तो इस तरीके की टेक्निकल क्वेरीज के लिए मैं आपके साथ एक व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर रहा हूं, उस पर आप अपनी जो क्वेरी है वो रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, नंबर इज 9498086380। ठीक है, ये व्हाट्सएप का नंबर है, इसमें आप लोग जो है अपनी कोई भी टेक्निकल क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल क्वेरीज के लिए, इसको ध्यान रखिएगा, यहां पर आप कोई कंटेंट रिलेटेड बात जो है वो नहीं पूछ सकते। ठीक है, क्योंकि ये हमारी हेल्प डेस्क की नंबर है। अगर आपको कोई भी कंटेंट रिलेटेड बात पूछनी है, जाननी है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर आइए और वहां पर हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पर आप ये चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है,
चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।